ऑडियो बुक क्रमांक 13। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मिलजुल कर आगे बढ़िए। मनुष्य ने अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत अधिक उन्नति की है। इस प्रगति में उसकी बौद्धिक विशेषता प्रधान कारण है। इसके बाद यदि कोई दूसरा उसके विकास में प्रमुख कारण रहा है तो वह है उसकी सामूहिकता एवं सहकारिता की प्रवृत्ति। साथ साथ रहने से, मिलजुल कर काम करने से ही सामाजिकता का, सभ्यता का, संस्कृति का विकास हुआ है। अन्य प्राणी शारीरिक दृष्टि से मनुष्य की तुलना में काफी बढ़े चढ़े हैं। कई में चतुरता भी पर्याप्त मात्रा में है, पर वे परस्पर सहयोग करने की वृत्ति से रहित होने के कारण न तो उन्नति ही कर सके और न अपने अस्तित्व को ही सुरक्षित रख सके। सिंह, जो किसी जमाने में भारी संख्या में सर्वत्र पाया जाता था, शक्ति की दृष्टि से वह सर्वोपरि कहलाता था, अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा है। जिस तेजी से उसकी संख्या घट रही है, उसे देखते हुए पशु विद्या के ज्ञाता यह संभावना मानने लगे हैं कि कहीं 100-200 वर्षों के अंदर ही सिंह का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से पूर्णतया समाप्त न हो जाए। जिन जीवों में परस्पर सहयोग की न सही, साथ साथ झुंड बनाकर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वे इस कठिन समय में भी कम से कम अपने अस्तित्व की रक्षा किए हुए हैं। बंदर मनुष्य को बहुत सताता है, वह उसकी आंखों में खटकता है, फिर भी परस्पर सहकारिता के बल पर वह घुड़की देने की अब भी हिम्मत करता है। कुत्ते परस्पर लड़ते हैं, इसलिए उनका नाम ही तिरस्कार सूचक बन गया है। बंदर अब भी पूजते हैं और देवता कहलाते हैं। जीव जगत में संगठन की शक्ति को हम आसानी से देख सकते हैं। चींटियों का झुंड जब चिपट जाता है तो बड़े सांप को भी जीवित खा जाता है। टिड्डियों का दल मनुष्य की रखवाली को व्यर्थ बनाता हुआ सारी फसल को चट कर जाता है। हाथियों और बंदरों के झुंड निर्भयता पूर्वक जिधर चाहते हैं उधर बढ़ते जाते हैं। उनमें से प्रत्येक को यह विश्वास होता है कि कठिन समय आने पर साथियों का सहयोग सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। झुंड बांधकर चरने वाली गायें आक्रमणकारी बाघ की दाल नहीं गलने देती। सूत के एक धागे को कोई बच्चा भी आसानी से तोड़ सकता है, पर जब वे 150 की संख्या में इकट्ठे होकर रस्सी बन जाते हैं तो बड़े पहलवान के लिए भी उसे तोड़ना कठिन होता है। एक सीख का कोई मूल्य नहीं, उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, पर जब कितनी ही सीखें मिलकर एक बुहारी बन जाती है तो उससे घरों की सफाई बड़े सुचारू रूप से होती रहती है। छोटी छोटी पानी की बूंदें जब तक अलग हैं तब तक उन्हें जमीन सोख लेती है, हवा सुखा देती है, लेकिन जब वे इकट्ठा हो जाती हैं तो नदी, तालाब, समुद्र के रूप में अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय देती है। जो जमीन अलग अलग बूंदों को क्षण भर में सोख लेती थी, वही अब तालाब के तल में या किनारे पर पतली कीचड़ के रूप में परास्त पड़ी दिखाई पड़ती है। एक सिपाही कुछ नहीं कर सकता, पर जब उसका पूरा दल सेना के रूप में कहीं चढ़ाई करता है तो सामने वालों के छक्के छूट जाते हैं। कुछ डाकू एक गिरोह बनाकर जब सक्रिय होते हैं तो बड़े प्रदेश की लाखों जनता को आतंकित कर देते हैं। थोड़े से संगठित षड्यंत्रकारी बड़े से बड़ी सुव्यवस्था को खतरे में डाल देते हैं। थोड़े से गुंडे बदमाशों की चंडाल चौकड़ी से भले आदमी डरते और बचते रहते हैं। इस प्रभाव में उन व्यक्तियों का मूल्य नहीं, उनकी सामूहिकता ही प्रधान है। ये डाकू, गुंडे, बदमाश, षड्यंत्रकारी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वैसे ही होते हैं जैसे अन्य साधारण नागरिक। उनमें डराने जैसी कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं होती। वे अकेले हो तो उनकी मरम्मत आसानी से हो सकती है, पर चूंकि उनका एक गिरोह होता है
यह गिरोहबंदी ही खतरे का, डराने का प्रधान अस्त्र है। देशों और जातियों का इतिहास भी इसी प्रकार का है। इतिहास साक्षी है कि जो लोग संगठित थे वे उन्नति के मार्ग पर बढ़ते गए और जो असंगठित थे, फूट से ग्रस्त थे, उन्हें अवनति एवं पराजय का मुख देखना पड़ा। भारत किसी समय बड़ा गौरवशाली, शक्ति संपन्न एवं उन्नति के शिखर पर पहुंचा हुआ देश था। तब यहाँ के लोग संगठन का महत्व समझते थे। एक दूसरे के सुख दुख में साथी ही न थे, वरन परस्पर सहायता करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सुख संतोष अनुभव करते थे। संसार की सारी प्रगति और समृद्धि संगठन के आधार पर अवलंबित है। इस गुरु मंत्र को यहाँ का हर नागरिक जानता था और उसी आदर्श के अनुरूप अपनी सारी योजनाएं बनाता था। यह प्रवृत्ति जहाँ बढ़ती है वहाँ स्वर्गीय सुख शांति का स्वयं ही अवतरण होता है, जैसा कि पूर्व काल में इस देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता था। धीरे धीरे जब इस मनोवृत्ति का ह्रास हुआ, लोग व्यक्तिगत लाभ को, स्वार्थपरता को महत्व देने लगे, तो परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, शोषण, अपहरण, लूट खसोट, छल कपट, फूट फसाद का बढ़ना भी स्वाभाविक था। यह विष बीज जहाँ बोए गए होंगे वहाँ सत्यानाश के फल ही उगेंगे। असंगठित फूट फिसाद में, आपापोती और ईर्ष्या द्वेष के दलदल में जब हम फंस गए तो मुट्ठी भर विदेशी आक्रमणकारी चढ़ दौड़े और इतने विशाल देश पर जादू की तरह कब्जा कर लिया। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। असंगठित समाजों में सदा से यही दुर्गति होती आई है। ऋषियों के बोध सूत्र हमें सदा से सजग करते रहे हैं। संगच्छध्वम संवद्धध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानान उपासते। ऋग्वेद 10:15-12। हे मनुष्यों, साथ साथ मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारी मानसिक भावनाएं समान हो। जैसे पहले देवता लोग मिलजुल कर विचार और कार्य करते थे, वैसे ही तुम भी कार्य करो। जब तक इन अमृत ऋचाओं का हम महत्व समझते रहे, उनका उच्चारण करते रहे, तब तक हम देव समाज की तरह गर्वोन्नत मस्तक से विश्व का नेतृत्व करते रहे। जब इस महाशक्ति का महत्व भूले, उसकी उपेक्षा की, तो मणिहीन सर्प के समान निस्तेज और पद दलित हो गए। व्यक्तिगत उन्नति, शक्ति और समृद्धि का कोई विशेष मूल्य नहीं है। वह बालू के किले की तरह एक धक्के में ढह सकती है। कोई एक व्यक्ति अमीर या पहलवान होकर अपने व्यक्तिगत शौक मौज में थोड़ी सी वृद्धि कर सकता है, पर जातीय जीवन की प्रतिष्ठा तभी बढ़ेगी जब सारा समाज संगठित हो। हमारी वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता इस संगठन के बल पर ही प्राप्त हुई है।